अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसके लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है और इनसे क्या क्या फ़ायदे उठाए जाते हैं। सेकंड ईयर बायो का टॉपिक है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको याद करना है। तो मैंने बहुत आसान करके लिख लिया है पॉइंट वाइज, ताकि आपको ईजिली मेमोराइज हो जाए और एक बार लेक्चर सुनने के बाद आप सारा खुद ज़ुबानी लिख सकें। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट पहले किसको कहते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट, प्लांट्स हैविंग फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम। अगर किसी पौधे के अंदर आप कोई और जीन, किसी और जानदार का जीन डाल दे, फिर वो पौधा फॉरेन जीन वाला पौधा ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर जीन्स डालने के लिए हमें दो तरीके हम यूज़ करते हैं, या दो तरह से कहले जीन डाल सकते हैं। एक इमेच्योर एम्ब्रियो में और दूसरा प्रोटोप्लास्ट में। इमेच्योर एम्ब्रियो क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इस तरह नाजुक से नरम से सेल होते हैं, तो उनमें आप इंसर्ट कर सकते हैं एम्ब्रियो में। फिर क्योंकि इस एम्ब्रियो से पूरा पौधा उगना है, तो जब आप एम्ब्रियो में जीन इंसर्ट कर देंगे तो नतीजे में जो पौधा उगेगा वो ट्रांसजेनिक होगा और उसमें एक नई ट्रेट आ जाएगी जिस ट्रेट का आपने जीन डाला होगा। दूसरा प्रोटोप्लास्ट में डाल सकते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एक ऐसा सेल, आपको पता है प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल होती है, जैसे ये है, तो ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव कर दी गई हो उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक प्लांट है, कॉर्न का पौधा, ठीक है। मैंने इसके अंदर जीन डालना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्टली मैं इसके अंदर इसकी जो सेल वॉल है वो रिमूव करूँगा। अब सेल वॉल मैंने रिमूव कर दी तो सेल वॉल के बगैर जो सेल है वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। अब बेटा जी क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर फॉरेन जीन डालना है। वो फॉरेन जीन ज़ाहिरी बात है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, वो किसी करैक्टर के, किसी प्रोटीन को पैदा करने का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का। तो मुझे एक बैक्टीरिया चाहिए एज अ वेक्टर। उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ये मोस्टली यूज़ होता है जीन्स को इंसर्ट करने में। तो इस बैक्टीरिया का मैंने प्लाज्मिड निकाल लिया, प्लाज्मिड के साथ जीन को ऐड कर दिया। ये मेरा रिक्वायर्ड जीन है जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, इधर मैंने प्रोटोप्लास्ट पौधे का ले लिया, कॉर्न का, उसको यहाँ पे रखा एक सोल्यूशन के अंदर। ये एक सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन के अंदर अब इसके अंदर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी कि ये बैक्टीरियल डीएनए प्लस ये वाला जो डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, ये मेरा रिक्वायर्ड जीन है, मैंने इसको डाल दिया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ये जीन इस प्लांट के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये तरीका यूज़ किया जाता है प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने का। यहाँ पे ये जीन प्लांट में जाएगा तो प्लांट के न्यूक्लियस में एक नया करैक्टर आ जाएगा। ये एक मेथड है। इसमें याद रखें हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ करना पड़ता है। हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट। वो क्यों यूज़ करना पड़ता है, वो इसलिए यूज़ करना पड़ता है ताकि इस सेल की मेम्ब्रेन में, प्रोटोप्लास्ट में छोटे छोटे होल बन जाए। वो होल सेल्फ सीलिंग होते हैं, यानी वो खुद से रिपेयर हो जाते हैं। उन होल्स के थ्रू ये जीन अंदर जाता है, होल्स दोबारा रिपेयर हो जाते हैं और प्लांट के अंदर एक नया जीन आ जाता है, कह लें कि एक नया करैक्टर आ जाता है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये एम्ब्रियो के अंदर डालने का है। आजकल खैर एक नया मेथड भी यूज़ हो रहा है जिसको हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, पार्टिकल गन। एक गन बनाई जाती है, उस गन में से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर जीन लगा दिए जाते हैं। अब वो पार्टिकल डायरेक्ट पौधे के ऊपर एक गन की तरह, एक फायर की तरह वो पार्टिकल फायर किया जाता है, तो जीन पौधे के सेल वॉल के अंदर से भी अंदर चले जाते हैं। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि ये पौधे जो बनाए गए हैं ये कौन कौन से हैं। ये डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद है। पहले नंबर पे कॉटन, कॉर्न, पोटैटो मेड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इन पौधों को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, इसके लिए हमने एक बैक्टीरिया यूज़ किया। उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थोरेंजाइनसिस। बैसिलस थोरेंजाइनसिस जो है वो कॉमनली कॉर्न प्लांट की जड़ों में रहता है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता होता है, वो नॉर्मली टॉक्सिन पैदा करता है बेटा। उस टॉक्सिन की वजह से इंसेक्ट इन पौधों पे अटैक नहीं कर पाते। अब हमने क्या किया, हमने उस बैक्टीरिया को पकड़ा। कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थोरेंजाइनसिस। ये बैक्टीरिया BT लिख देता हूँ। इस बैक्टीरिया से हमने
टॉक्सिन जीन निकाल लिया, वो जीन जो टॉक्सिन पैदा करता है, और उस जीन को हमने डायरेक्ट पौधे के अंदर इंसर्ट कर दिया। जैसे कि ये एक गंदम का पौधा है, हमने इस गंदम के पौधे में ये जीन डाल दिया। अब क्या होगा, अब गंदम का जीन खुद से टॉक्सिन पैदा करेगा और इसके ऊपर बैक्टीरिया, इसके ऊपर जो इंसेक्ट है वो अटैक नहीं कर पाएंगे, जहर की वजह से वो दूर भागेंगे। तो देखिए एक आसान तरीका, वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए बताता है भी, जब कि 1920 में इसी बैक्टीरिया बैसिलस थोरेंजेंसिस से वो जो स्प्रे है यानी हर्बिसाइड है वो भी बनाई गई थी। ओके, फिर सोयाबीन जो है उसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हमने बनाया। सोयाबीन जो पौधा है इसके ऊपर स्प्रे की जाती है हर्ब्स को मारने के लिए। पौधों के साइड पे जो छोटे छोटे घास उग जाता है, झाड़ियाँ उग जाती हैं, उनको हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ कहते हैं। अब वो क्योंकि पौधों को लॉस करती है तो हमें ज़्यादा पैदावार चाहिए, हम उसके लिए स्प्रे करते हैं। स्प्रे से इन पौधों को भी खतरा होता है, तो इसलिए हम पौधे के अंदर जीन डालते हैं कौन से, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के, ताकि अगर पौधे पे स्प्रे की जाए तो वो स्प्रे की वजह से हर्ब्स तो मर जाए, पौधे को नुकसान ना पहुँचे, पौधे में रेजिस्टेंस आ जाए। तो ये भी किया जा रहा है। आगे बात करें, कॉर्न एंड कॉटन प्लांट आर पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ये दोनों ही होते हैं, पेस्ट से रेजिस्टेंस भी रखते हैं, हर्बिसाइड से भी। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, इस तरह से जो हम फसलें बनाते हैं जिनमें जीन्स डाला गया हो फॉरेन जीन, वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है। 1999 में प्लांटेड ऑन मोर देन 70 मिलियन एकर्स, ये एक एमसीक्यूज है। 1999 में 70 मिलियन एकड़ में ये काश्त की गई थी ये जो फसलें, और इनकी वजह से जो पैदावार थी वो ट्रिपल हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ी। ये मैं आपको बताता जाऊँगा, ये जो आजकल फसलें हम पैदा कर रहे हैं ये पिछली फसलों से सिमिलैरिटी नहीं रखती, यानी हमारे जो ग्रैंड अनसेस्टर फसलें उगाया करते थे, जो गंदम उगाते थे, जो मकई उगाते थे, उनकी पैदावार इससे कहीं कम थी। तकरीबन 5 गुना पैदावार अब बीज बनाए जाते हैं वो ज़्यादा देते हैं। हमने उनमें मॉडिफिकेशन की, उनमें जीन्स डाले, उनके साइज़ को बड़ा किया, उन पौधों के जो ज़रूरियात है उनको पहले से बेहतर तरीके से पूरा करने के काबिल बनाया, उनको इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस बनाया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाया, तो पैदावार में इजाफा हुआ। नए नए बीज बनाए गए, क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाई गई, कई तरीके इस्तेमाल किए गए। ये सारा कुछ इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। अब दुनिया की जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे खुराक की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो ये जो मौजूदा हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, इसकी वजह से आने वाले दौर में शायद लोगों को खुराक कम मिले। तो इसलिए साइंसदान कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि पहले से अच्छी फसलें बनाई जाए। मज़ीद देखिए कि एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में ये जो फसलें ये दुनिया में और ज़्यादा काश्त की जाएगी, और इनमें प्रोटीन, स्टार्च कंटेंट, ऑयल और अमाइनो एसिड जो है इसको भी बेहतर किया गया है। एग्रो बिजनेस कंपनीज़ की बात करें, वो कंपनीज़ जो ज़रूरी बीज बनाती है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें बनाती है, सीड बनाती है, स्प्रे बनाती है, खाद्य बनाती है। ट्राइंग टू मेक ट्रांसजेनिक वर्जन्स ऑफ वीट, कॉर्न एंड राइस, ये दुनिया की 3 सबसे अहम फसलें हैं, वीट, कॉर्न, राइस, और ये कंपनीज इनके बीज बना रही है ट्रांसजेनिक टू मीट ग्लोबल डिमांड ऑफ फूड इन ईयर 2020, ताकि जो ग्लोबल डिमांड यानी पूरी दुनिया की जो ज़रूरत है फूड की उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि आने वाले दौर में आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों को फूड की बड़ी शॉर्टेज होने वाली है। जैसे अभी भी हो रही है शॉर्टेज, बहुत सारे मुल्क अफ्रीका में चले जाए, सोमालिया में चले जाए, लोगों को इवन एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल मिलता है। तो इसलिए कंटिन्यूसली ट्राई हो रही है कि खुराक में बेहतर से बेहतर इन सीड्स को किया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। दरअसल आपको पता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद बहुत शॉर्टेज हो गई थी फूड की, तो साइंसदानों ने काफ़ी ट्राई की कि पहले से ज़्यादा फसलें उगाई जाए और उन फसलों को बेहतर किया जाए। तो 1960 में साइंसदानों ने इस पर ऊपर काफ़ी वर्क किया, पर एकड़ पैदावार बहुत बड़ी थी, इसलिए हम उस टाइम को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया था। हार्वेस्ट राइज, वो जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट जो थे यानी कि जो पैदावार थी वो बहुत बढ़ गई थी, और पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है लेकिन फिर भी डिक्रीज़ हुई। पर कैपिटा क्या होता है? पर कैपिटा एक बंदे के लिए जितनी खुराक चाहिए उसमें कमी हुई। पैदावार बढ़ी लेकिन पर कैपिटा जो एक ज़रूरत होती है उसमें कमी आई, क्योंकि आबादी उससे भी ज़्यादा बढ़ी। जितनी हमने फूड में इजाफा किया उससे कहीं ज़्यादा आबादी बढ़ गई। फिर हमें और क्या करना पड़ेगा? हमने काफ़ी हद तक सीड्स को मॉडिफाई किया है, लेकिन अभी हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे उसमें एक मॉडिफिकेशन है स्टोमेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करना। आपको पता है कि ये जो स्टोमेटा है, ये जो पत्ते होते हैं, ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स के
लोअर साइड पे ज़्यादा होते हैं, कुछ पौधों के दोनों साइडों पे होते हैं, कुछ के लोअर साइड पे होते हैं। और स्टोमेटा इस तरह से दो गार्ड सेल पे मुश्तमिल होते हैं। पौधे को जो भी गैसेस चाहिए वो इस स्टोमेटा से गुजर के अंदर जाती है, जैसे CO2 स्टोमेटा से गुजर के अंदर जाती है और फिर पौधा ग्लूकोज बना पाता है, फिर पौधा खुराक बना पाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को इस तरह से बदला जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को पिक कर सके और वाटर लॉस वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं, वो कम से कम हो जाए। CO2 को अपटेक को इंक्रीज करना है, वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना है। जाहिर बात है जब ये दोनों काम होंगे तो पौधे की सेहत और बेहतर होगी, पौधे की सेहत बेहतर होगी, पौधा ज़्यादा आपको पैदावार देगा। ये भी वर्क हो रहा है। इसी तरीके से साइंटिस्ट आजकल वर्क कर रहे हैं C4 साइकिल के ऊपर। अच्छा, C4 साइकिल क्या होता है? आप लोगों ने C3 साइकिल का तो सुना ही होगा। C3 साइकिल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक एंजाइम है जिसका नाम है रिबिस्को। वो रिबिस्को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की जो दूसरी फेज है जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, उसमें CO2 को रिड्यूस करता है, CO2 के साथ हाइड्रोजन को ऐड करता है, तो उससे CO2 फिक्स हो जाती है और एक 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, इसलिए इसको C3 पाथवे कहते हैं। अच्छा, ये जो एंजाइम रिबिस्को है हमने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ये एक तो ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और फिर ग्लूकोज बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर हम किसी तरीके से इस एंजाइम को और एफिशिएंट बना दें, ये एंजाइम ज़्यादा CO2 फिक्स करे, जाहिर बात है फिर ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, हमें पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए एक साइकिल है जिसको कहते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल समझाने से पहले आप ये C3 साइकिल देखिए। C3 साइकिल को कैल्वन साइकिल भी कहते हैं। ये आप दो किस्म के सेल देख रहे हैं। ये ऊपर वाला जो सेल है ये एक्चुअली है हम पत्ते का मेसोफिल सेल, और ये है बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल के ये बाहर होते हैं पत्ते के अंदर ही, ठीक है। अब होता स्टूडेंट्स ये है कि आमतौर पे ये जो एंजाइम रिबिस्को इसने CO2 को फिक्स करना है। कैसे करना है, जब CO2 इसको अवेलेबल हो ये CO2 को फिक्स करता है। इसका पूरा नाम है राइबोलोस बिसफॉस्फेट, राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। यानी कि अगर इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा रिबिस्को। अगर ऑक्सीजन आ जाए, ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। आपको याद होगा, अगर ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा फिर इसको बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन। अब इस फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ग्लूकोज बनने का अमल स्लो पड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, यानी कि जब बहुत गर्म दिन भी हो तब भी फोटो रेस्पिरेशन की बजाय पौधा नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करे। इसके लिए ये एक और साइकिल है C4 साइकिल। C4 साइकिल कुछ पौधों में नेचुरली भी होता है, इसलिए वो पौधे फिर ज़्यादा खुराक बना पाते हैं। अच्छा जी, C4 साइकिल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। फिलहाल ये याद रखिए कि ये जो पेप है ये एक पाथवे के जरिए CO2 पैदा करता है और वो CO2 सप्लाई कर देता है किसको, कैल्वन साइकिल को। तो यूँ कैल्वन साइकिल के अंदर जो रिबिस्को है उसको CO2 मुसलसल मिलती रहती है। इवन बहुत हॉट एंड ड्राई डे भी हो जिसमें नॉर्मली फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, लेकिन C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन शुरू नहीं होती और कैल्वन साइकिल में रिबिस्को को CO2 मिलती जाती है और ग्लूकोज बनता जाता है। ये जहन में रखिएगा आप। लेकिन इसके लिए हमें कोई एक जीन नहीं चाहिए, यानी कि अगर ये सारा काम करना है इसके लिए वी नीड मैनी जीन्स। हमें पौधे के अंदर कई किस्म के जीन डालने पड़ेंगे, एक थॉरो जेनेटिक इंजीनियरिंग चाहिए होगी। सिंगल जीन से आप सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे बदलना है तो इसके लिए वी नीड सम मैनी एंजाइम, क्योंकि ये देखिए आप कई स्टेप्स है, हर स्टेप का एक अलग एंजाइम है, हमें ये सारे पौधे के अंदर डालने पड़ेंगे। आगे बात करें, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी पौधों से बनवाया जा रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट से। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है? आज के दौर में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है ह्यूमैनिटी के लिए, आलूदगी। और उस आलूदगी में एक चीज़ बड़ी अहम है, वो है प्लास्टिक, वो है शॉपर। ये जो शॉपर है, ये जो प्लास्टिक है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते, 1000 साल तक भी शॉपर ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब ये तो हमारी डेली रूटीन में हम दुकान पे भी जाए शॉपर डबल करवा के लेके आते हैं, हर चीज़ का हम कोई भी चीज़ लेने जाए शॉपर में डाल के लेके आते हैं, उसको फेंक देते हैं। वो शॉपर किधर जाते हैं? दरियाओं में, नालियों में, ज़मीन के अंदर। अब ये एक शॉपर यहाँ पर गिरा हुआ है, वो प्लास्टिक जहाँ पर गिरा हुआ है वहाँ से पौधा नहीं उगेगा। ये नुकसान है। इस पे साइंसदान बड़े अरसे से गौर कर रहे हैं कि इनको ख़त्म किया जाए। ये जो लिफाफे हैं, ये जो और इसके अलावा ये जो प्लास्टिक है, इनकी जगह हम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जिसको बैक्टीरिया खुद से डिकम्पोज कर दे और वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमें ये एक पौधा मिला है जिसका नाम है
वो एक वीड है, ये एक झाड़ी है, माउस ईयर्ड क्रेस। ये जो माउस ईयर्ड क्रेस है, इसको माउस ईयर्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें ये फूलदार झाड़ी है, इसके पत्ते चूहे के कानों की तरह होते हैं, माउस के कानों की तरह, इसलिए इसको माउस ईयर्ड कहते हैं ऐसे। ये क्या पैदा करती है? ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पैदा करती है जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये भी एक फ़ायदा है। हम इस जीन को मुख्तलिफ पौधों में भी डालना चाहते हैं ताकि ये प्रोडक्ट पैदा हो और हम एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में कामयाब हो जाए। आखिर पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पौधों के अंदर हम जीन डालते हैं, जैसे ह्यूमन हार्मोन्स बनाए जाते हैं पौधों से, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनवाए जाते हैं हीमोफीलिया के मरीजों के लिए, और इसके लिए भी वही काम करना है कि हमने इंसान से जीन लेके पौधे में डाल देना है। एंटीबॉडी का जीन, अब पौधा एंटीबॉडी बनाने लगेगा, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने लगेगा एंटी सीड्स के थ्रू। और इसी तरीके से कॉर्न के अंदर से एक एंटीबॉडी हमने बनवाई है, वो एंटीबॉडी रेडियो आइसोटोप डिलीवर करती है ट्यूमर सेल को। यानी अगर किसी को ट्यूमर हो, रसौली हो, उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप भेजने होते हैं, वो आइसोटोप उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने किसका यूज़ किया? कॉर्न का यूज़ किया। सोयाबीन से एक एंटीबॉडी निकलती है, वो जेनिटल हर्पस के इलाज में इस्तेमाल होती है। जेनिटल हर्पस जो है, आपने चैप्टर 18 में पढ़ा है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल और फीमेल में उसके ऊपर जलन हो जाती है, उसके ऊपर छाले बन जाते हैं। अब ये जो प्लांट मेड एंटीबॉडीज़ है, दीज आर इनएक्सपेंसिव, ये हमें सस्ती पड़ती है और इसी तरीके से ये पैथोजन फ्री भी होती है। दरअसल बात ये है कि हम एंटीबॉडीज़ वैसे भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को कोविड-19 है, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, वो मरने के करीब है, तो किसी दूसरे इंसान जिसको कोविड से आराम आ चुका है, उसके ब्लड से एंटीबॉडीज़ उसको मिल जाती है। लेकिन ये एक महंगा तरीका है और इसमें एक नुकसान है कि जिस बंदे से आपने एंटीबॉडीज़ लेनी है उसमें जरासीम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट से एंटीबॉडीज़ लेंगे, उसमें पैथोजेंस नहीं होंगे, वो पैथोजेंस फ्री होंगी। तो देखिए, ज़्यादा फ़ायदा है प्लांट से एंटीबॉडीज़ लेने का। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इसमें कोई सवाल है ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।